हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल इस स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको मैथमेटिक्स 10th क्लास का एक नया चैप्टर अध्याय शुरू कर रहा हूँ। उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर सुनिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए बच्चे, ये जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें से ही 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं, इसी में से 2 मार्क्स वाले सेलेक्ट किए जाते हैं। क्योंकि ये चैप्टर लंबा है तो इसी में से कम प्रत्येक ईयर, एवरी ईयर ऑफ बोर्ड एग्जाम, खासतौर पर बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो कम से कम 10 मार्क्स का पूछा जाता है। हालांकि सिलेबस में 10 से 15 के बीच में जिक्र है, लेकिन 10 मार्क्स कम से कम पूछा जाता है। तो इसलिए आज मैंने आपके सामने ऐसे चैप्टर का शुरुआत कर दिया है डियर स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बेनिफिशियल होने वाला है, और आप इसको लर्न करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये चैप्टर क्या कहता है। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करूंगा विद्यार्थी, कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और लगातार आज से इस पूरे वीडियोस को देखिएगा, ताकि ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, मतलब कि रैखिक समीकरण दो चर वाला, पूरा क्लियर हो जाए, इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि हमेशा कभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को भी डील करूंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं, इसीलिए उसका पहले कुछ कंसेप्ट दे देंगे, फिर कल से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये क्लास 10th में है, मतलब ये जो चैप्टर चलने वाला है क्लास 10th का है। ठीक है, और यहाँ पर चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले ओरली समझ लेते हैं इस चैप्टर को, फिर उसके बाद इसके हम टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो पहले ये कहता है कि दो चर, ध्यान दीजिएगा, दो चर, तो मतलब चर का मतलब क्या है, थोड़ा रफली हम समझा रहे हैं। चर का मतलब कि ABCD अल्फाबेट का जितने हैं X Y Z P Q, ये सब के सब क्या हो जाएगा बाबू, ये चर होते हैं। ठीक है, तो दो चर इसमें मौजूद होगा, यानी कि वैसा समीकरण जो दो चर में हो, और रैखिक का मतलब होता है उसका घात क्या हो, दो हो, यानी कि सॉरी, दो चर हो लेकिन घात एक हो तो उसको रैखिक बोला जाता है। यानी कि रैखिक समीकरण कहने के लिए आपको उसका घात कितना, जैसे अगर x का पावर 1 है तो यह रैखिक है, दो p है तो इसका पावर 1 है, इसलिए क्या है, यह रैखिक है। मतलब रैखिक वर्ड का मतलब होता है जिसको हम एक रेखा के रूप में दिखा सकते हो, तो उसको दिखाने के लिए चर का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर मौजूद हो। ठीक है, और दो चर होने के साथ साथ क्या होना चाहिए बाबू, उसका घात 1 होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। हालांकि कुछ इसका मापदंड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसी से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए इसका परिभाषा क्या है। वो कहता है कि वैसा समीकरण जो ax प्लस by प्लस c, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा। अगर कोई समीकरण ax प्लस by प्लस c के रूप का है तो हम बोलेंगे उसे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला क्यों, क्योंकि x y दो को चर ले लिए हैं और इसका घात 1 है, तो इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो जहां a कभी 0 नहीं होगा, ये a का मान कभी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा ना तो ये पूरा टर्म खत्म, तो दो चर नहीं रहेगा, तो एक ही चर का हो जाएगा। तो इसलिए a का और b का मान, सॉरी a खाली नहीं, a b दोनों, a b 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, कभी a भी 0 नहीं होगा और b भी कभी भी 0 नहीं होगा। और a b c जो है, a b c, ये हमेशा इस वास्तविक संख्या में से लेना है। कहां से लेना है बाबू, रियल नंबर में से लेना है, वास्तविक संख्या में से। आप एग्जांपल समझने के लिए ले सकते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 8 बराबर 0। अब देख पा रहे होंगे x है, y है, इसके बगल में 3 है, 2 है, तो ये वास्तविक संख्या में क्या आता है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तो आशा करते हैं कि आप ये तो एटलीस्ट समझ ही चुके होंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। ये बस मैंने ये क्लियर किया। अब इसको ले चलते हैं, इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। तो आप याद, इसमें से इसके जस्ट अगला टॉपिक जो पढ़ना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरणों का जोड़ा को
किताबी भाषा में युग्म बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक समीकरण हम ले दिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ग्रेड है तो हम लोग लेना पसंद करेंगे। जैसे मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पर ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो हम लोग दो समीकरण लेंगे तब जाके युग्म बोलेंगे। तो एक समीकरण ले लिए तो इसलिए हम इसको a1 x b1 y c1 बराबर 0 एक समीकरण ले लिए। फिर एक और समीकरण ले लिए a2 x b2 y प्लस c2 बराबर 0, तो हम दो समीकरण ले लिए। अब कहोगे यहाँ पर 1 1 लगा रहा है तो यहाँ पर 2 2 लगा रहा है, क्यों? इसका एक ही वजह है बाबू कि ये पहला समीकरण है इसलिए 1 1 मैंने मान लिया a1 b1 c1। ये दूसरा दो चर वाला समीकरण इसलिए a2 b2 c2, इस तरह दो हमने ले। ये दूसरा समीकरण है इसलिए मैंने इसको 2 2 लगा दिया। बाकी कोई इसका ज्यादा मतलब पंगा नहीं है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये जो दो समीकरण दिख रहा है, ये दोनों समूह मिल जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे इसको समीकरण युग्म बोलेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी एक लाइन में अगर कोई आपसे पूछता है कि रैखिक समीकरण युग्म किसे कहेंगे, तो कहिएगा जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो समीकरण आपस के एक साथ प्रयोग करें तो उसको हम लोग बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब आइए देखिए इससे रिलेटेड एग्जांपल मतलब कुछ बता रहे हैं आपको हम। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, ये 3 टाइप का होते हैं, याद रख लीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने टाइप के होते हैं बाबू? पूरे 3 टाइप का होते हैं। एक नंबर टाइप है, अभी बस जितना बताया उतना ही समझिएगा, पूरा मत देखिएगा। बस एक होता है अविरोधी, एक होता है विरोधी, एक होता है आश्रित। याद कर लीजिए, एक कितना होता है अविरोधी, दूसरा विरोधी और तीसरा आश्रित। दो चर वाले रैखिक समीकरण बाबू 3 टाइप का, अविरोधी, विरोधी और आश्रित। अब एक एक को हम समझने का प्रयास करते हैं कि इनके कितने हल होंगे, इनका ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, ये किस शर्त पर हम लोग बोलेंगे कि ये अविरोधी है, किस शर्त पर बोलेंगे विरोधी है। ये सारा चीज को मैंने डील किया है एक सारणी में। जो मैंने सारणी बताने का प्रयास किया है उस सारणी यानी कि टेबल को निश्चित रूप से आप लोग जहन में बुद्धि में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जो भी बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव बनता है इस चैप्टर का खास तौर से वो इसी में से ही बनता है। तो इसलिए इस सारणी को टोटली दिमाग में सेट कर लीजिएगा। हालांकि मैं पूरा कोशिश करूंगा कि पूरा समझाने का। तो चलिए देखते हैं सारणी क्या है। जैसे मैं आपको जिक्र किया हूं कि समीकरण युग्म 3 प्रकार के होते हैं। समीकरण युग्म कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है अविरोधी, विरोधी और आश्रित। अविरोधी, विरोधी और आश्रित, ठीक है। जिसमें अविरोधी को और आश्रित को हम लोग संगत समीकरण के नाम से भी जानते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, अविरोधी को और आश्रित को हम लोग संगत समीकरण के नाम से जानते हैं। और एक जो विरोधी है ना तो असंगत है। विरोधी असंगत, थोड़ा डेली लाइफ से जोड़ के देखिए तो विरोधी असंगत, विरोधी असंगत, यानी जो विरोधी होता है उसका कोई सहमत नहीं करता है वो असंगत हो जाता है। जो विरोधी होता है उसका कोई सहमत नहीं करता है क्या हो जाता है? असंगत हो जाता है। यानी कि विरोधी असंगत, अविरोधी आश्रित को क्या बोलेंगे हम लोग? संगत। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आपको ये समीकरण युग्म 3 प्रकार के होते हैं ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। फिर आइए अब हम लोग बात करते हैं हल का। ये अविरोधी का जो हल होता है एक होता है चाहे अद्वितीय होता है, और विरोधी समीकरण का हल कोई नहीं होता है। आश्रित समीकरण का हल क्या होता है? अनेक होता है। आश्रित समीकरण का हल क्या होता है? अनेक। अब देखिए, अब कहोगे ये हल अचानक कैसे कहां से मुद्दा उठा दिए? देखिए, हल का मतलब होता है कि जब उस समीकरण को हल मतलब कि सॉल्व करेंगे तो उसके कितने एक्स वाई का मान आएंगे उसी को हम लोग हल बोलते हैं, कितने जीरोस आएंगे उसी को हम लोग हल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विरोधी अविरोधी का जो बोले हैं एक या अद्वितीय, उसको कैसे समझ सकते हैं? याद रखें, थोड़ा समझ लीजिए। जो अविरोधी होता है ना उसका ग्राफ जो होता है कुछ इस तरह से कटता है, इस तरह से कटता है, इस तरह से तिरछे कटता है, एक एक बिंदु पर यहाँ पर कटेगा। तो जब एक बिंदु पर कटेगा ना तो एगो हल, कोनो कहीं ना कटेगा ना समानांतर होगा, जिसका ग्राफ समानांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं। आज जो साथ एक पर एक चिपक जाएगा यानी कि हैरस देखिएगा तो एक को दिखेगा, इधर से देखेंगे तो एक को दिखेगा, तो इसलिए हम लोग उसको बोल देंगे कि उसका अनेक हल है। यानी कि कोई भी दो रेखाओं का हल तभी डिसाइड करते हैं जब एक दूसरे को टच करता है, कट करता है। यानी कि एक जगह काटेगा तो एगो हल, ठीक है, और कहीं नहीं काटेगा तो कोई हल नहीं, एक पर एक चिपक जाएगा तो अनेक हल, क्योंकि अनेक बिंदु पर काट रहा है तो उसी को लेकर के एक तय हुआ है हल। देखिए यहाँ पर अविरोधी, इसका देखिएगा
अविरोधी का ग्राफ जो बनता है कुछ इस टाइप का बनता है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये जाके कहीं कट जाएगा, तो एक बिंदु पर कटा है ना, इसलिए उसका एक हल। ठीक है, एक्स्ट्रा हल के लिए हम समझाते हैं आपको। जैसे बोलेगा विरोधी, तो विरोधी का जो हल ग्राफ खींचा जाता है, हालांकि ग्राफ खींचने में सिखाएंगे एग्जाम में के लिए आपको, बस थोड़ा अभी समझ लीजिए। समानांतर होता है, तो समानांतर में कहीं नहीं कटा है ना, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं। जब कटवे ना करेगा तो हल कहाँ से आएगा, तो इसलिए जो नहीं कटेगा हल नहीं। फिर रहेगा आश्रित। आश्रित में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो एक ही को रेखा खिंचाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 बिंदु आपको मिल जाएगा। तो ये कौन हो गया, अनेक हल। 4 बिंदु दिख रहा है, लेकिन ये आपस में जब छुआ हो, मतलब टच किया होगा, तो अनेकों टाइप पॉइंट पर क्या हुआ, टच हुआ, इसलिए इसका अनेक हल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको समझा दिया कि हल कितने होते हैं और समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 2 चीज क्लियर हो गया, हल कितने, समीकरण कितने। ठीक है, अब आइए तीसरा होता है कि कौन शर्त है जिसके कारण किसी 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हम बोल सकते हैं अविरोधी, विरोधी, आश्रित। तो उस शर्त को समझते हैं। वो शर्त बहुत जरूरी है किसी भी समीकरण को चेक करने का, कि वो विरोधी है कि आश्रित है कि अविरोधी है। ठीक है, तो उस शर्त को समझने का प्रयास कीजिए, कंडीशन को। तो देखिएगा, जब इसका a1/a2 और इसका b1/b2 अनुपात में लेंगे, तो इसका अनुपात आपस में बराबर नहीं आएगा, तो उस समय उसको हम लोग अविरोधी बोलेंगे। फिर सुनिए, a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 का मान, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे। ठीक है, फिर आइए दूसरा, विरोधी कहेंगे किस शर्त पर, कि a1/a2 इसका a1 इसका a2 का अनुपात, इसका b1 इसका b2 का अनुपात, और इसका निकालेंगे c1 इसका c2 का अनुपात, तो जो a1/a2 b1 और b2 के बराबर आ जाएगा मान। ठीक है, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं आएगा, तो उस शर्त में, माने उस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि समीकरण कैसा है, विरोधी है, यानी कि असंगत है। ठीक है, फिर आ जाइए, एक और पॉइंट है, पॉइंट 3, वो कहता है कि a1/a2 निकाल दीजिए, b1/b2 का मान भी निकाल दीजिए, c1/c2 का मान भी निकाल दीजिए, अगर ये तीनों बराबर हो गया तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, उसका आश्रित हल है। कैसा, सॉरी, आश्रित समीकरण है। वो कैसा समीकरण है बाबू, आश्रित है। चलिए, तो हमको आशा है कि ये शॉर्ट भी समझ में आ गया होगा। अब चलते, कभी क्वेश्चन पूछता है कि अविरोधी समीकरण के रेखाएं कैसी होंगी, आलेख कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा। तो हम अभी भी बताए हैं कि जितना हल होता है उसी के अनुसार उसका ग्राफ कटता है। तो हम क्या बताया अभी, अविरोधी का क्या होता है, एक हल होता है, तो इसका मतलब कि तिरछा कटेगा। तो देखिए, इसको हम अविरोधी का रेखाएं पूछेगा तो क्या कहिएगा, रेखाएं पूछेगा तो क्या कहिएगा बाबू, प्रतिच्छेदी कहिएगा, प्रतिच्छेदी कहिएगा। क्या कहिएगा बाबू, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी हो सकता है यहाँ पर छोटा दिख रहा होगा, बट हम अलग से समझाए भी आपको तुरंत पहले। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये इधर से जाके ये इधर से जाके काट दिया, एक बिंदु पे यहाँ पर कट दिया, इसलिए इसको हम प्रतिच्छेदी बोलेंगे। फिर विरोधी समीकरण का कैसा ग्राफ या आलेख कैसा होगा, तो समानांतर होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए x है, यहाँ पर x y है, और ये एक सीधा रेखा निकल गया, सीधा रेखा निकल गया, तो देख रहे हैं कि ये दोनों कहीं पर नहीं काटा है एक दूसरे को, ना ये इसको काट रहा है ना ये इसको काट रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रेखाएं समानांतर होंगी। फिर आइए, संपाती का मतलब क्या है, हम समझाए ना, संपाती माने एक के पर एक, संपाती मतलब एक के पर एक। आप तो जब समझ में करते हैं एक के पर एक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, संपाती है मतलब भाई एक रेखा खींचा गया, तो इसी पर एक और रेखा क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे क्या है, वो संपाती है। तो आपको इस तरह से मैंने ये सारणी कंप्लीट कर दिया। क्योंकि आज ये चैप्टर स्टार्ट है, तो इंट्रोडक्शन ही दे सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको ये जो समझाया है, मतलब जो मैंने आपको ये समझाया है, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी मैंने क्लियर किया है, इस चीज को जी जान लगा के किसी भी तरीके से याद कर लीजिएगा, मेहनत करके। क्योंकि जो आगे का जो चैप्टर चलने वाला है बाबू, टोटली इसी पर डिपेंड कर रहा है, ये टेबल पर डिपेंड कर रहा है। तो इस टेबल जो होता है 2 तरह से इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है। एक तो इंपॉर्टेंट रखता है कि ये क्लियर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए कि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बन ही जाएगा आपसे। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको समझने के बाद इसमें के जो चैप्टर के क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कह दिया, एक समीकरण दे दिया, कहता है चेक कीजिएगा इसका रेखाएं क्या होगा। अब बताइए, शर्त मालूम नहीं रहेगा, देखेंगे बताइएगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिहार बोर्ड के लिए तो जो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मास्टर सेलेक्ट करता है वो इस टेबल से ही सेलेक्ट करता है। तो इसलिए इस टेबल को जरूर याद कर लीजिए,
ये क्योंकि ये बहुत ही जितना स्टार लगा देना है लगा दीजिए, ये बहुत ही क्या है वीवीआई है। तो आप इसको सारणी में क्या कर लीजिए रट लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आपको बहुत ही मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं तब तक नए वीडियो में, और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरा चैनल बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। मेरा टारगेट है कि अगला जो एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम, उसमें आप 100 में 100 क्वेश्चन करके आए, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।